नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वारियर रॉ और आईबी को लेकर। दरअसल भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका, उनको अब खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि तपन कुमार नए प्रमुख बनाए जाने से पहले खुफिया ब्यूरो में ही विशेष निदेशक के पद पर तैनात थे। आईपीएस तपन कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल के कार्यकाल के लिए या फिर अगले आदेश तक जो भी पहले हो खुफिया ब्यूरो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख सामंत गोयल जी के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। गलवान घाटी की हिंसा के 2 साल के बाद पूर्वी लद्दाख में इन दिनों भारतीय सेना एक खास एक्सरसाइज कर रही है। समघट नाम की ये एक्सरसाइज बिना हथियारों की जा रही है। भारत के 4 मार्शल आर्ट्स को मिलाकर इस अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज को भारतीय सैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर मार्शल आर्ट और बिना हथियारों के लड़ने की कला सिखाई जा रही है। उत्तरी कमान ने समघट एक्सरसाइज की तस्वीरों को भी जारी किया। इन तस्वीरों में सैनिक रॉयड गियर यानी कि दंगा नियंत्रण करने वाली एक शील्ड और डंडा लेकर जूडो कराटे का मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एक सैनिक बेंच पर लेटा हुआ है और उसके पेट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है। दूसरा सैनिक पास में ही खड़े होकर एक हथौड़े से इस पत्थर को तोड़ रहा है। बता दें कि यहाँ तक कि ट्रेनिंग में उन्हें दुश्मन के खिलाफ उग्र बर्ताव अपनाने की कला भी सिखाई जा रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी लद्दाख से आ रही है। दोस्तों दरअसल कुछ समय पहले भारतीय सेना में शामिल किए जाने के बाद मेड इन इंडिया पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को लद्दाख के अग्रिम इलाकों में तैनात किया गया। बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए शामिल किए गए वाहनों को चलाया। बता दें कि इन लड़ाकू वाहनों को क्षेत्र के कठोर इलाकों में आसानी से चलाया जा सकता है। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स नाम के लड़ाकू वाहनों को इस साल अप्रैल में भारतीय सेना को दिया गया था। लद्दाख क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में वाहनों का परीक्षण किया जा रहा है और वहां तैनात सैनिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन्हें शामिल किया गया है। इन इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स को संयुक्त रूप से डीआरडीओ और टाटा समूह के द्वारा विकसित किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एलओसी पर करीबन 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। श्रीनगर से करीबन 200 किलोमीटर ऊपर माचिल सेक्टर की एलओसी पर अग्रिम चौकी यानी कि गौतम पोस्ट समुद्र तल से करीबन 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बता दें कि साल 2008 से अब तक इस सेक्टर में एलओसी के करीबन 350 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें कि सेना के 80 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन घुसपैठियों की हलचल तेज होने लगी है और पीओके में लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी एकजुट होने लगे हैं और ये लोग कश्मीर घाटी में घुसने की फिराक में है। दोस्तों यहाँ पर भारतीय सेना ने अपनी चौकसी काफी बढ़ा दी है। सेना के जवान दिन रात न सिर्फ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही थर्मल इमेजिंग डिवाइस, मूवमेंट रडार, पीटीजेड कैमरा, क्वाडकॉप्टर आदि से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरणों की मदद से पैनी नजर रखे हुए। खराब मौसम में भी जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस काम न करे तो जवानों को पुराने तरीके से काम करना पड़ता है, मतलब पैदल ही पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। इसके साथ ही दुर्गम इलाके हों या फिर खराब मौसम, इसके बावजूद भी जवान दिन रात एलओसी की सुरक्षा में तैनात है। वहीं दोस्तों सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है निगरानी के लिए, जिसमें कि हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर शामिल है। साथ ही भारतीय सेना ने कहा कि रात में निगरानी करने के लिए नाइट विजन गॉगल्स भी उपलब्ध है और इसके अलावा अगर मौसम साफ रहता है तो क्वाडकॉप्टर के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय सेना का एक और प्लान है, जल्द ही एलओसी पर काउंटर ड्रोन जैमर भी लगाए जाएंगे। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आ रही है। दरअसल जनरल इलेक्ट्रिक ने अब अपने F414 इंजन के एक एनहांस वर्जन को तैयार कर लिया है, जिसे 2024 से प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि ये 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा और इसे FA-18 और मौजूदा F414 इंजन वाले जो फाइटर जेट्स हैं उन पर लगाया जाना है, और वो भी बिना किसी बदलाव के। जनरल इलेक्ट्रिक ने इस इंजन के बारे में भारत से भी जानकारी साझा की है और नए AMCA के लिए इसे एक बेहतर इंजन भी माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों इस बात की संभावना बेहद कम है कि भारत अपना ध्यान F414 एनहांस्ड इंजन वेरिएंट पर लगाएगा। दोस्तों भारत का मानना है कि वे मौजूदा F414 IN-6 इंजन वेरिएंट का इस्तेमाल अपने 40 AMCA Mark 1 फाइटर जेट्स में करेगा, लेकिन इसके बाद जो 100 AMCA Mark 2 आएंगे उनमें नया हाई थ्रस्ट इंजन लगाया जाएगा, जिसे भारत और साफरान मिलकर तैयार करेंगे। और यही इंजन बाद के चरणों में पहले के AMCA Mark 1 की जो इंजन है उनमें भी इस नए इंजन को लगाया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि वेम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। दोस्तों वेम टेक्नोलॉजी के एमडी ने कहा कि एसिबल एंटी टैंक मिसाइल, जिसे कि प्राइवेट सेक्टर फर्म वेम टेक्नोलॉजी ने बनाया है, उसके अभी परीक्षण चल रहे हैं और एक बार इसे हरी झंडी मिल जाएगी तो इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि उत्पादन शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में स्थापित की जाएगी,
जो कि 2024 से ऑपरेशनल हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रस्तावित 1000 फुट लंबे हैंगर फैसिलिटी में तेजस फाइटर जेट के मेन फ्यूजलार्स को बनाया जाएगा। इसके बाद AMCA का एयरफ्रेम भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर अस्त्र मार्क 1 को लेकर आ रही है। DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी आने वाले कुछ हफ्तों में अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेटेड कर देगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की 10 यूनिटें और 10 लॉन्चर तैयार है, जिन्हें इंटीग्रेटेड किया जाएगा। और एक बार तेजस फाइटर जेट से अस्त्र मार्क 1 का परीक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद DRDO इसमें रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल को इंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दोस्तों सैफ्रन डेटा सिस्टम ने घोषणा की है कि उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक ऑर्डर मिला है VS1510 सीरीज मिशन रिकॉर्डर्स के लिए, जिन्हें 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि यह हाई सिक्योरिटी डेटा इंटरप्शन और किसी भी हार्श वातावरण में भी काम कर सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों बता दें कि भारत की ऑप्टेल लिमिटेड, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से तैयार की गई है, उन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसके तहत वो ऐसे सहयोगी की तलाश कर रहे हैं जो होलोग्राफिक साइट्स का निर्माण और उत्पादन करेगा तकनीकी सहयोग के साथ, जिसमें कि 95% स्वदेशी कंटेंट होना चाहिए और इसका वजन 360 ग्राम से कम होगा और इसका 1x मैग्निफिकेशन भी होगा। बता दें कि इसकी रेंज 200 मीटर होगी और इसमें लो बैटरी, इंडिकेटर और ऑटो शटडाउन की सुविधा भी होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है अर्मीनिया को लेकर। दरअसल दोस्तों आपने देखा होगा कि अजरबैजान ने तुर्की के बेराकटर TP2 ड्रोन का इस्तेमाल अर्मीनिया के खिलाफ किया था, जिसकी वजह से अर्मीनिया के सभी एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए थे। बता दें कि अब अर्मीनिया का एक मिलिट्री डेलीगेशन भारत आया हुआ है, जहां उनको ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनी बिग बैंग बून सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अर्मीनिया के डेलीगेशन को अपना एंटी ड्रोन डिफेंसिव सिस्टम पेश किया है। इसके अलावा टॉनबो इमेजिंग ने अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिक और दूसरे उत्पादों के बारे में जानकारी दी है। यानी कि दोस्तों अर्मीनिया अब भारत की शरण में है। उसे पता है कि भारतीय जो प्राइवेट सेक्टर फर्म है वो काफी तेजी से ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम कर रही है। ऐसे में अर्मीनिया चाहता है कि आने वाले समय में किसी भी तरीके के ड्रोन के खतरे से बचने के लिए भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सके। अगली खबर की बात करते हैं तो HAL की तरफ से आ रही है। HAL ने दोस्तों एक टेंडर जारी किया है अनमैन्ड एंड हेलीकॉप्टर डेटा सिस्टम के लिए, जिसे कि RUAV 200 के लिए खरीदा जाएगा। बता दें कि इस डेटा लिंक के माध्यम से RUAV 200 को जानकारी मिलेगी और ये ऑडियो और वीडियो डेटा को ट्रांसफर कर पाएगा हर मौसम में। इसके अलावा HAL ने एक और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है RUAV 200 के बेरिंग्स खरीदने के लिए। बता दें कि RUAV 200 2023 में तैयार हो जाएगा, जो कि 40 किलो के पेलोड के साथ हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भर सकता है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वॉरियर DRDO को लेकर। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSR SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये लॉन्च भारतीय नौसेना के जहाज से ओडिशा के चांदीपुर के तट पर किया गया। VLSR SAM एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है, जो समुद्री खतरे के साथ साथ हवाई खतरे को भी बेअसर कर सकती है। इस मिसाइल की मदद से समुद्र में दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसके अलावा ये नजदीकी सीमाओं पर भी हवाई खतरों को लक्षित कर सकती है। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रणाली का आज का लॉन्च एक उच्च गति वाले नकली हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए किया गया, जिसे निशाना बनाने में सफलता मिली है। इसके अलावा DRDO के अधिकारियों ने कहा कि चांदीपुर के ITR में तैनात ट्रैकिंग उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए इसके सारे मापदंडों को ध्यान में रखा गया और वाहन के उड़ान पथ की निगरानी की गई। इस लॉन्च की निगरानी का काम DRDO और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS शायद्री और INS कदमत वियतनाम पहुंचे, जहां इन दोनों जहाजों ने हो चिन मिन सिटी का दौरा किया। बता दें कि ये एक सद्भावना यात्रा है, जो कि 24 जून से 26 जून तक चलेगी। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों ने शांति, सुरक्षा और पूर्वी सागर में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट दोनों की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर भी समान विचार साझा किए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण तरीकों से समुद्री विवादों का निपटारा किया है। बता दें कि INS शाहदरी एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो कि P-17 क्लास का तीसरा जहाज है। वहीं INS कदमत, जो कि P-29 क्लास का दूसरा युद्धपोत है, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर फ्रिगेट है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि नेपाल को लेकर आ रही है। दोस्तों नेपाल ने अब भारत के हिस्से पर अपना कब्जा किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तराखंड के चंपावत में भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने भारत की 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसके संबंध में रिपोर्ट भेजी है। वहीं वन विभाग ने भी नेपाल के अतिक्रमण को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजी है।
वन विभाग के अनुसार पिछले 3 दशकों में इस भूमि पर किए गए अतिक्रमण के तहत पक्के निर्माण के साथ साथ अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें भी तैयार कर दी गई हैं और अब सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ नेपाल की टीमें यहाँ का दौरा करेंगी। बता दें कि नेपाल की ओर से पिछले 30 सालों से यह अतिक्रमण किया जा रहा था और करीबन 5 हेक्टेयर भूमि पर नेपाल ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, एक बड़ी टेंशन की बात नहीं आ रही है नेपाल की तरफ से, यानी कि अब इस रिपोर्ट को उच्च स्तर पर पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन अब एक्शन लेने की जरूरत हो गई है, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो ये धीरे धीरे नेपाल की ये ओछी हरकत भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है। जैसे कल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया कि चाइना ने इनकी जमीन हड़पी, इन्होंने उनको कुछ नहीं बोला और ये अब भारत की जमीन हड़प चुका और पिछले 30 साल से ऐसा कर रहा था, यानी कि अब वहां पर अस्थायी झोपड़ियां और दुकानें बना ली हैं, इसके अलावा पक्के निर्माण तक बन गए हैं। तो ऐसे में हम कैसे अपने देश की सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं? इसी तरीके से तो चाइना भी कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में वो कर रहा है, गांव बना रहा है। यानी कि क्या हम लोग सोए हुए हैं उतने टाइम से? ये तो बहुत बड़ा समझौता हुआ है नेपाल की तरफ से, अगर ये काम किया जा रहा है एक ऐसे देश की तरफ से जो कि मायने रखता ही नहीं है और बड़े आसानी से 30 साल से वो कब्जा किए बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि भारत सरकार के जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनके कानों पर यह खबर पड़ जाए और एक बड़ा सख्त एक्शन उठाया जाए कि हमारी जमीन, वो भी 5 हेक्टेयर कम नहीं होती है, जो नेपाल ने कब्जा ली है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।